हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खान सर द्वारा निकाले गए पॉकेट जीके बुक में का इतिहास, प्राचीन इतिहास का उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हम ऋग वैदिक काल कंप्लीट कर लिए थे। तो उत्तर वैदिक काल जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण तथा अरण्यक तथा उपनिषद से मिलती है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद भांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए बात कहा जाए तो धूसर मृत भांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। इस काल में लोहा का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, जिस कारण इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत काल से जोड़ा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहा का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, जिस कारण इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत काल से जोड़ा जाता है। इस काल में वर्ण का निर्धारण कर्म नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होने लगा था। इस समय समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। कहा जाता है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में सभ्यता केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। इस समय संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियां भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण होता था। राजा का पद इस समय क्या हुआ करता था? महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत था। उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, जबकि ऋग वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज अभिषेक के समय राजसूग यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एवं समाजवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था एवं रानिया के घर पर जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर काल में सम्राट राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ऋग वैदिक काल में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, बल्कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहन और पुत्री को दुहिता और मरुस्थल को धन में और उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान और पशुचारण योग्य भूमि को खिल कहा जाता था। अर्थात वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। अतिथि को गोहनता या गोहन कहा जाता था, और जो आए हुए अतिथि होते थे उसे गोहनता या गोहन कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। मरुस्थल को धन में और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था, और अनाज को धान कहा जाता था, और जो पशु चारण योग्य भूमि होता था उसे खिल कहा जाता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी।
ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पे प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनका सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। मतलब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। कुल एवं गोत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का स्थान पे प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। याग एक ऐसा नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पुष्ण कहा गया। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए थे। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईपोपनिषद से हुआ है। यहाँ देखिए 4 इंपोर्टेड प्रमुख दर्शन व रचयिता है। योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। उत्तर मीमांसा के तो बद्रनारायण। उत्तर मीमांसा के बद्रनारायण। चार्वाक कौन है? तो चार्वाक याद रखिएगा। वैशेषिक का कनाद। वैशेषिक के कौन है? कनाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। शाख के कपिल मुनि। शाख दर्शन के कौन हो जाएंगे? तो कपिल मुनि। और न्याय दर्शन के कौन हो जाएंगे? तो गौतम। छठी शताब्दी में देखिए ये महाजनपदों का उदय है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुआ तो उसके छठी शताब्दी के पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना का जागृत होने लगा। जो हमारे ऋग्वैदिक में जनजीवन था उससे हमारे क्षेत्रीय भावना में जागरूक होने लगा। तो बुद्ध के समय में 16 महाजनपद का जन्म हो चुका था। बुद्ध के समय 16 महान जनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों का जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महान जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस समय 16 की राजधानी देखिएगा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगिर या राजगिर कहिए। काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ था? वाराणसी। कौशल की राजधानी कहाँ था? तो साकेत एवं श्रावस्ती। साकेत एवं श्रावस्ती। बतस की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। बतस की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अवंती की राजधानी तो उज्जैनी या महिषमती। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? पावा या कुशीनारा। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचल की राजधानी तो काम्पिल या अहिच्छत्र।
सूरसेन की राजधानी मथुरा, और गंधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर। अस्मक की राजधानी तो पोतन या पोटली, और मत्स्य की विराटनगर। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के था और 2 मल के अंतर्गत थे। 16 महान जनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो मगध था। महाजनपद के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक एक एकत्र करते थे। यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा के रूप में वसूला जाता था।